हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग एडुटेरिया का खाकी सीरीज का बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 4 को कंप्लीट देखेंगे। तो ये एडुटेरिया का खाकी सीरीज 3.0 है जो कि लेटेस्ट है एकदम, जो लेटेस्ट सेट सीरीज चल रहा है वही है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है ना, पहला प्रश्न ये है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन चुनिए। तो देखिए इसे एक प्रश्न तो यही बन सकता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ये उड़ीसा में है, ठीक है। और ये पहला स्टेटमेंट चूंकि ये कह रहा है कि इसे उड़ीसा के चौथे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो देखिए इसमें पूछा सही कथन, तो ये पहला कथन क्या है, गलत है। देखिए इसे उड़ीसा के ना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित तो किया गया है लेकिन चौथे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नहीं बल्कि दूसरे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। किससे? दूसरे, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसके बाद कह रहा है कि इसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो बिल्कुल दूसरा कथन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे इसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे केवल स्टेटमेंट 2 सही है, पहला क्या है, गलत है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, दूसरा सही है, केवल पहला गलत है, तो केवल 2 सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया जाता है। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाला जाता है, संवाद, शौर्य, त्याग या कुरुक्षेत्र। तो देखिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा ना संवाद नामक पत्रिका का संपादन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 2 अप्रैल 2025 को, कब, 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौरे का उद्घाटन किया। तो अमित शाह, जयशंकर, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही आंसर है मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया, ये भी प्रश्न देखा जा सकता है। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 3, पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो देखिए पीएम अजय योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना, ये एससी समुदायों के बीच गरीबी कम करना है। किसमें? एससी जो शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल कास्ट है, उन समुदायों के बीच में गरीबी को कम करना है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है, सही है, पीएम अजय योजना। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा ये, प्रश्न संख्या 5। तो ये कह रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक अर्थात क्या है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है। तो देखिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जो राज्य शीर्ष पे है वो उड़ीसा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न कथनों पर विचार कर और सही कथन चुने। क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुने। इसमें कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया। तो देखिए पहला कथन क्या है, सही है, क्योंकि खेलो इंडिया गेम्स का जो 7वां संस्करण है ये 4 मई से 15 मई 2025 तक बिहार के लगभग ना 5 शहरों में आयोजित किया गया था। और तीसरी ऑप्शन नंबर क्या है, सही है। आप सॉरी स्टेटमेंट पहला क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है 2018 में पहली बार खेलो इंडिया की शुरुआत की गई थी, तो ये भी कथन क्या है, सही है, क्योंकि 2018 में ही पहली बार खेलो इंडिया का शुरुआत हुआ था, अर्थात दोनों कथन सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है इसका, सही है, अर्थात दोनों सही है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालोथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी। तो देखिए ये केरल के राज्य के माध्यम से है। देखिए केरल के एक जगह है ना बदुक्का के मड़ीमूला गांव, कहाँ है, मड़ीमूला गांव, केरल में एक जगह है मड़ीमूला गांव। तो वहाँ पे मणिमूला गांव के ना मेगालिथिक काल के लगभग 2000 साल पुराने प्राचीन अवशेषों को खोजे गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है पंचायत उन्नति सूचकांक, क्या है, पंचायत उन्नति सूचकांक पीएआई के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुजरात होगा।
देखिए पंचायती राज मंत्रालय ने ना स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ना लगभग 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के विकास को मापने के लिए ना पंचायत उन्नति सूचकांक अर्थात PAI को लॉन्च किया था। उसमें सबसे अधिक अग्रणी ग्राम पंचायतों की जो संख्या है ये गुजरात में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का क्या करें चयन करें। तो प्रश्न संख्या 9 है, तो ये कह रहा है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी में बेंगलुरु कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला कथन क्या है गलत है, क्योंकि ये बेंगलुरु ये महिला सुरक्षा, देखिए महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षा सशक्त बनाने के लिए ना स्त्री अर्थात सुरक्षा प्रशिक्षण सम्मान सशक्तिकरण और समानता शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की जो मेजबानी हुई ना ये बेंगलुरु नहीं कर रहा है, कब कौन कर रहा है, ये हैदराबाद कर रहा है। कौन, ये हैदराबाद, मतलब हैदराबाद किया 2025 में। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है गलत है। उसके बाद कह रहा है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटना, सम्मान समानता और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन क्या है सही है। देखिए महिलाओं के बारे में अगर जो सम्मेलन हो रहा है तो ये सब मुद्दे तो जरूर रहेंगे ही रहेंगे। तो पहला कथन थोड़ा डाउट भी लगा और जो नहीं पता है, लेकिन दूसरा तो सही होगा ही होगा, ठीक है। तो केवल 2 कथन सही है, तो केवल 2 कथन सही थे, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दीनबंधु छोटू राम, क्या है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट जो है ये 800 मेगावाट क्षमता का रखता है, कितना 800 मेगावाट, और ये है किस राज्य में, तो ये हरियाणा में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का क्या करें चयन करें। पहला कथन कर रहा है भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन लॉन्च किया है, तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन लॉन्च किया है। दूसरा कथन कर रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। तो देखिए दूसरा कथन भी क्या है सही है। तीसरा कथन कह रहा है इस मिशन का संचालन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा, ये भी कथन क्या है सही है। देखिए अर्थात तीनों के तीनों सही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, अर्थात 1 2 3 क्या है सभी क्या है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, हाँ प्रश्न संख्या 12। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। कह रहा है 14 अप्रैल को भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, तो बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि 14 अप्रैल को ही भारत मतलब 14 अप्रैल को ही भारत में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। उसके बाद कह रहा है उन्होंने 1990 में उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। ये भी क्या अर्थात दो, एक पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं 14 अप्रैल 2025 को उनकी 135वीं जयंती थी, बिल्कुल सही है कि 14 अप्रैल 2025 को उनकी 135वीं जयंती थी। तो तीनों कथन क्या है इसमें सही है, तीनों कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। और देखिए अप्रैल में कौन कौन से दिवस पड़ते हैं ना, तो 1 अप्रैल को पड़ता है उत्कल दिवस, क्या पड़ता है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस पड़ता है, ठीक है। वहीं पर 7 अप्रैल को सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 7 अप्रैल को क्या है तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पड़ता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और वहीं पे 22 अप्रैल को चले जाएंगे तो विश्व पृथ्वी दिवस पड़ता है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस पड़ता है, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर इसमें अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न संख्या 13। तो ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें विचार करिए और सही कथन को चुनिए। तो प्रश्न संख्या कौन सा है 13। तो देखिए इसमें कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है, एक मिनट, पहला कथन कह रहा है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान शुरू किया। तो पहला कथन क्या है बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी चर्चा में था। और इस बात दूसरा कह रहा है कि इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। दूसरा कथन भी क्या है सही है। और देखिए इस ऑपरेशन सिंदूर से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर न कब लॉन्च किया गया, तो ये 7 मई को लॉन्च किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 7 मई को आने वाले एग्जाम और जो पूछे थे ये दिवस कहीं मतलब 7 मई को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। अर्थात इसमें जो कथन दोनों दिया ना, दोनों के दोनों कथन सही है, तो ये ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, अर्थात दोनों कथन क्या है सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14।
तो ये कह रहा है कि आईएनएस सूरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। कह रहा है यह भारतीय नौसेना का सबसे नया गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है। बिल्कुल सही है। देखिए आईएनएस सूरत को 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। और दूसरा कथन कह रहा है कि यह P-15B परियोजना का चौथा पोत है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पी मतलब प्रोजेक्ट हुआ, पी मतलब प्रोजेक्ट हुआ और प्रोजेक्ट 15B का चौथा अंतिम पोत है। तो ये भी दोनों कथन क्या है, सही है। दोनों कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ये कह रहा है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारत के 23वें विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, जस्टिस दीपक मिश्रा को। किसे, जस्टिस दीपक मिश्रा। भारत सरकार ने अप्रैल में, कब, अप्रैल में 2025 में ना सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मतलब एक तरह से रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एक मिनट, अच्छा हम थोड़ा, दीपक मिश्रा नहीं है, ये जस्टिस दिनेश माहेश्वरी है, ठीक है। ये भारत के 23वें विधि आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। तो ये कह रहा है कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया के बारे में विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि वे 1994 से 2003 तक इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे थे। तो ये पहला कथन क्या है, गलत है, क्योंकि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के ना 5वें अध्यक्ष तो थे, लेकिन ये 1993, एक मिनट इसको, अच्छा नहीं नहीं, पहला कथन ही इसका क्या है, सही है। बिल्कुल पहला कथन क्या है, एकदम सही है, क्योंकि वे 1994 से 2003 तक इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे। पहला कथन इसमें क्या है, सही है। अब चूंकि सत्य कथन ही पूछा है, दूसरा कर रहा है वे एक स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो देखिए ये स्वतंत्र प्रभार वाले कभी भी केंद्रीय मंत्री नहीं रहे थे, तो इसलिए पहला कथन ही केवल सही है। अब पहला कथन केवल सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या रहा है, केवल 1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, गलत है। अगला है प्रश्न संख्या 16। कह रहा है कि हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारत ने एक प्रमुख द्विपक्षीय जल संधि को स्थगित रखने का फैसला किया और कई अन्य कूटनीतिक उपायों की घोषणा की। यहाँ भारत द्वारा किए गए किस संधि का उल्लेख किया जा रहा है, तो ये देखिए ये जो संधि था, हाल ही में देखे होंगे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच में जो थोड़ी मोड़ी झड़प हुई, उसके बाद न ये जो सिंधु जल समझौता था इसको भारत ने निरस्त कर दिया और अर्थात कहा कि भाई सिंधु जल समझौता हम नहीं मानते और जो पानी होगा हम नहीं जाने देंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। और एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था किस सन में हुआ था, तो देखिए 1960 में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है इस बार के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये 1960 में हुआ था, ठीक है। और इस संधि के तहत ये होता है ना, भारत की जो पूर्वी नदियाँ हैं जिसमें कि रावी, ब्यास और सतलज का जो जल है, इसका जो देखिए कौन कौन नदी, रावी, नोट कर लीजिए, मैं रावी, ब्यास और सतलज के जल का जो असीमित उपयोग करने का अधिकार रखता है भारत। और पाकिस्तान को ना सिंधु बेसिन की जो पश्चिमी नदी है जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब पर अधिकार होगा। तो खैर इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि कौन सा, प्रश्न संख्या ये 18। कह रहा है किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 100 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया। तो देखिए ये लॉन्च किया, दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया किसके द्वारा, चीन के द्वारा। किसके द्वारा, चीन के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। ये कह रहा है कि हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा क्या है, सुफलाम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए सुफलाम सम्मेलन क्या है, देखिए हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलाम क्या है, तो देखिए इसका पूरा नाम हो जाएगा, सुफलाम का क्या होगा ना, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसका आयोजन किया गया ये बिहार के राजगीर में किया गया। कहाँ पे, राजगीर में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य भी पूछ सकता है, तो इसका उद्देश्य था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करना, कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला में भी क्या करना था, सुधार करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। तो कह रहा है निम्न में से किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो देखिए आप बांग्लादेश के और जो मैप को देखेंगे तो उसकी जो सीमा है ना, ये भारत के 5 राज्यों जिसमें कि पश्चिम बंगाल,
जो कि पश्चिम बंगाल से भी लगता है, असम से भी लगता है जो कि इसमें दिया है, ठीक है, त्रिपुरा से भी लगता है, इसमें दिया भी है, और मिजोरम से भी लगता है, ये भी जो दिया है, और मेघालय से भी लगता है, तो ये भी दिया। अर्थात चारों राज्यों की जो सीमा है ये बांग्लादेश से लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिसमें एक राज्य और दे दिया होता पश्चिम बंगाल, तो वो भी क्या होता, मानस सही होता, ठीक है। एक राज्य और होता है, कुल 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश से, तो ये भी क्या है, सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। और पश्चिम बंगाल की ना सबसे अधिक लंबाई सीमा ना आप सभी लोग पता होगा बांग्लादेश के साथ लगभग 2217 किलोमीटर साझा करता है, और भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है ये बांग्लादेश से ही लगता है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या कौन सा है ये, हाँ प्रश्न संख्या 21। तो ये कह रहा है कि क्षोभ मंडल क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। तो इसको एक मिनट, इसका नीचे ऑप्शन भी दिया है क्या, नहीं नहीं ठीक है। तो कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है, ट्रोपोपाज कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी कोई घटना नहीं घटती है, ये गलत कथन क्या है, सही है, क्योंकि क्षोभ मंडल में जितनी मौसमी संबंधी जो घटना होती है ना ये क्षोभ मंडल में ही होते हैं। दूसरा कथन ये अर्थात बी क्या है, गलत है, इसलिए बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है, ठीक है। बाकी जो कह रहा है ये सी, देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, ये भी क्या है, सही है। और जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है ना, तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किमी, क्या है, प्रति किमी क्या हो जाता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व, ये कह रहा है भारत की जलवायु, ठीक है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए भारत की जो जलवायु है ये कोपेन के अनुसार देखा जाए ना, तो मानसून गर्म और ग्रीष्म के साथ है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसकी ये क्या है, सही है। देखिए कोपेन का वर्गीकरण ना जलवायु को वर्गीकृत करने की सबसे मतलब एक तरह से अधिक प्रयुक्त प्रणाली है, और ये 1884 में व्लादिमीर पीटर कोपेन ने, कब, 1884 में व्लादिमीर पीटर कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए ना एक प्रणाली को विकसित किया था। तो इसके अनुसार मानसून गर्म ग्रीष्म ग्रीष्म के साथ मतलब भारत की जलवायु है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, ये थोड़ा मिलान करने वाला है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। देखिए इसमें पहला कह रहा है कि, एक मिनट, इसको देखिए इसमें जो पहला कह रहा है ना कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे है, एक मिनट इसको, हाँ ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ देखिए पहाड़ियाँ, दूसरे तरफ उसके राज्य दिया है, तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे, तो देखिए गारो पहाड़ियाँ ये मेघालय में है, ठीक है, तो ये पहला ही सामने ही सुमेलित है। उसके बाद मीरी पहाड़ियाँ, तो मीरी पहाड़ियाँ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, अर्थात एक बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। देखिए ए का क्या है, 1 है, बी का क्या है, थर्ड है, ठीक है। उसके बाद पचाई मलाई, तो देखिए पचाई मलाई जो है ना ये तमिलनाडु में है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद डालमा पहाड़ियाँ, तो देखिए डालमा पहाड़ियाँ जो है झारखंड में, अर्थात डी का क्या है, 4 है, डी का क्या है, 4 है। तो अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ए का 1 बी का थर्ड, तो देखिए ए का 1 बी का थर्ड, सी का 2 डी का 4, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो नदी घाटियों के द्वारा ना हिमालय को एक तरह से पश्चिम से पूर्व तक मतलब 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें जो पहला आता है ना एक तरह से कहने मतलब देखिए ये इसमें जो पहला पूछा है सतलज और काली नदियों के बीच, तो देखिए सतलज और काली नदियों के बीच जो हिमालय आता है ना ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है, क्या, कुमाऊं हिमालय, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। और इसमें देखिए सबसे पहले जो आता है ना, और जो पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले सिंधु नदी आती है, उसके बाद से सतलज, तो सिंधु ये मान लीजिए सिंधु है, ठीक है, सिंधु और ये सतलज, तो इन जो नदियों के बीच में जो जो जगह है ना इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है, क्या, इसको पंजाब हिमालय।
उसके बाद सतलज और हाँ, इसको सतलज नदी मतलब पंजाब हिमालय कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से खैर इसका जो उसके बाद से जो काली और तीस्ता नदियों के बीच जो स्थित होता है ना, उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और उसके बाद से देखिए यहीं से सतलज और यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे, सतलज और काली नदियाँ पड़ती हैं, सतलज और काली नदी, तो इसके बीच का जो जगह होता है ना, ये इसी का कुमाऊं हिमालय है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, जो इसी के बारे में पूछा है, इसी को क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। और यहीं काली और आगे जाएं, काली और यहाँ से मान लीजिए क्या है, तीस्ता नदी, तो काली और तीस्ता नदियों के बीच के जो स्थान है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है, इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो तीस्ता और एक नदी कौन पड़ती है, दिहांग। यहाँ से तीस्ता और दिहांग नदी, इसके बीच का जो स्थान है ये कहा जाता है असम हिमालय। क्या बोला जाता है, ये असम हिमालय कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, एक तरह से मतलब जल संधियों के बारे में दिया इसमें। तो देखिए डोवर जल संधि तो बिल्कुल सही है। डोवर जल डमरू मध्य जो है ना, इंग्लिश चैनल है, उत्तरी सागर के बीच में है, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद से कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि मलक्का जल संधि, तो ये देखिए मलक्का जो जल संधि है, ये अंडमान सागर है, दक्षिण चीन सागर के मध्य में स्थित है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। अर्थात ए और बी सही है, लेकिन पूछा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो उसके बाद कह रहा है डेविस जल संधि, तो देखिए डेविस जो जल संधि है, ये बेपिन खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच में नहीं है, यही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए डेविस जल संधि जो है ना, उत्तर में बेफिन की खाड़ी और दक्षिण में देखा जाना, तो ये बेफिन की खाड़ी तो है ही, लेकिन प्रशांत महासागर नहीं है। दक्षिण में ना, उत्तर में बेफिन की खाड़ी और दक्षिण में लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, किससे, लेब्राडोर सागर से जोड़ती है ये। तो ये ऑप्शन नंबर बी सी क्या है, गलत है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में, ये सभी लोग पता होगा ही। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। अगला ये है कि भारत के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। तो देखिए भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र देखा जाए ना, अच्छा एक मिनट, ये कौन सा प्रश्न था भाई, अच्छा ऊपर एक दो प्रश्न छूट गया है, नहीं 26 ही प्रश्न छूटा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों के समूह को प्रस्तुत करता है। तो सूर्य के चारों ओर के ग्रह, पृथ्वी के निकट के ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह, और सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आंतरिक ग्रह वो होते हैं ना जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह, या यूँ कहा जाए कि सूर्य और बुध के पहले, मतलब बुध के पास के जो ग्रह होते हैं, सॉरी बुध नहीं, बृहस्पति, ये सारे ग्रह सूर्य और बृहस्पति के बीच के जो ग्रह आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, ठीक है, सॉरी आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और देखिए आंतरिक ग्रहों को सूर्य के ना मतलब सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बेल्ट के बीच के ग्रहों का आते हैं। इसमें कौन से ग्रह आते हैं, तो देखिए एक तो बुध आता है, ठीक है, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है। उसके बाद शुक्र आता है, और शुक्र के बाद से पृथ्वी, और उसके बाद से कौन सा आता है, मंगल, और हाँ पृथ्वी मंगल के रूप, इतने ही आते हैं, ठीक है। और बाहरी ग्रह के अंतर्गत कौन सा आते हैं, तो इसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए भारत के कुल जो पर्वतीय क्षेत्रों को विस्तार देखा जाए तो ये लगभग कितना है, ये इनमें ऑप्शन जो दिया ना 13.8, 12.5, 7.7, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग ना 30% भाग पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। कितना, 30%, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए यही और जो पूछ दे कि लगभग मतलब मैदानी क्षेत्र पूछ दे, लगभग 43% भागों पर मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। और पठारी क्षेत्र ये पूछ दे तो ये लगभग पठारी क्षेत्र देखा जाए तो लगभग 27% है। कितना, 27% है, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। ये कह रहा है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो इसमें पहला कह रहा है कि बैलाडीला, क्योझार, बालाघाट, कुद्रेमुखु। तो इस तरह स्टेट मतलब स्टेट देखना है कि कौन सी स्टेट में कौन से खाने हैं। तो देखिए बैलाडीला में कौन मतलब बैलाडीला जो है ये कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो इसलिए ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। देखिए ए का क्या होगा, थर्ड होगा। और उसके बाद से क्योझर, तो देखिए क्योझर जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा। बी का क्या हो जाएगा, वन। बी का क्या है, वन है। और उसके बाद बालाघाट का है, तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश जो कि है। तो सी का क्या हो जाएगा, फोर। देखिए सी का क्या हुआ, फोर। और कुद्रेमुख को सभी लोग पता होगा, लगभग कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कर्नाटक में, अर्थात डी का क्या हो जाएगा, टू। अब देखिए ए का थर्ड, बी का फोर, किस में, ए का थर्ड, बी का वन। तो देखिए ए का थर्ड, बी का वन जो ऑप्शन नंबर ए बी में देखिए दिया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी में देखिए सी का फोर और डी का टू, सी का फोर डी का टू दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा, हाँ 29। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो देखिए इसमें मूंगफली जो क्या है, ये भी नकदी फसल के अंतर्गत आता है। गन्ना क्या है, ये भी नकदी फसल के अंतर्गत आता है। ज्वार जो है ना, नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये जो डी में दिया जूट, ये भी नकदी फसल के अंतर्गत आता है। और इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। देखिए नकदी फसल वो होती है ना जिसे बिक्री से लाभ कमाने के लिए ना बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है। और इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है, क्योंकि ज्वार जो है नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। अगला कह रहा है कि स्टेलकाइट्स या स्टेलेमाइट्स और पिलर स्तंभ किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलकृत मतलब स्थल रूप है। क्या ऑप्शन दिया है, क्या है, स्टेलकाइटिस और स्टेलेमाइटस और पिलर जो कि स्तंभ है। तो ये किसके द्वारा बनता है, तो देखिए ये जो बनता है ना, ये भूजल के द्वारा बनता है। किसके द्वारा, भूजल। ये तब बनते हैं ना जब चूना पत्थर से रिसने वाला खनिज युक्त पानी जब ना गुफाओं की छत से टपकता है और वाष्पित होकर चूना पत्थर क्या हो जाता है, निक्षेप छोड़ जाता है। तो ये होता है, इसीलिए किसके द्वारा, भूजल के द्वारा बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 31। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए पहला कह रहा है रोहिला, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बिल्कुल क्या है, देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है, एक मिनट, देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यही सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में नहीं है, बल्कि है कहाँ पे, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, हिमाचल, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब बाकी बी में जो दिया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं था। उसके बाद कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। तो देखिए भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की जो पैदावार अधिक होती है, इसका कारण ये है कि पूर्वी तट जो है ना पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, नदियों के द्वारा निर्मित ये क्या है, एक तरह से उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आगे ऑप्शन देखने की जो जरूरत नहीं है। बाकी बी कह रहा है कि देख लेते हैं फिर भी, पूर्वी तट पर काली मिट्टी का दिखता है, बिल्कुल गलत है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है, ये भी गलत है। और पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा होती है, ये तो गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट में सबसे अधिक वर्षा होती है पूर्वी घाट की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर ई इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 33। तो ये कह रहा है कि संसद द्वारा निर्मित राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है इसको हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। तो कह रहा है कि इस प्रकार के विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। तो देखिए पहला कथन क्या है, सही है, क्योंकि संसद द्वारा जो नए राज्यों को बनाने की जो प्रक्रिया है, ये 368 में आप सभी लोग पता संविधान संशोधन के बारे में, और जो नए राज्यों का गठन होता है ना, ये 368 के अंतर्गत नहीं आता है। क्योंकि जो आप सभी लोग पता होगा, जो संविधान संशोधन किया जाता है 3 तरह के माध्यम से होता है। एक जिसमें एक तो कहने का मतलब कि जो 3 तरह के होते हैं, लेकिन जो संविधान में मान्यता है ना, 2 ही तरह के संशोधन की मान्यता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए किसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बाकी ये भी दे रहा है कि इस प्रकार किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देशित करता है, बिल्कुल सही है।
उसके बाद इस प्रकार का कोई विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और संसद द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, ये भी क्या है, सही है। बाकी ऑप्शन नंबर ई इसका क्या है, गलत था, और गलत था तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, कह रहा है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकाल 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे कौन? तो देखिए 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में जो कार्य किया था, मतलब उस सभापति के रूप में, ये जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों को सुनवाई कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों को सुनवाई कर सकता है? तो पहला कह रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों और पेंशन के समझौता मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा, तो देखिए पहला कथन कह रहा है ना, इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है डाउट लग रहा है, क्योंकि इसका पहला कथन भी सही होगा, केंद्र और राज्य के बीच कुछ खर्चों और पेंशन को समझौता, और बी तो बिल्कुल सही होगा, ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें हों। तीसरा तो चूंकि नहीं होगा, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, लेकिन और जो ए और बी देखा जाए सही है तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसको आप लोग थोड़ा अपने स्तर पर एक बार जाँच कर लीजिएगा। हालांकि जो इसमें जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी ही दिया है, तो चूंकि मुझे इसका थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन इसमें जो आंसर दिया है बी दिया है, बी बिल्कुल सही है, और मुझे ए भी सही लग रहा है, तो इसको आप लोग एक बार अपने स्तर पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 36। तो ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 36 ये कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो देखिए ये अनुच्छेद 37 के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी जो है किसी भी न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा जा सकता है। और ये इस बात पर जोर देता है ना कि इसी सिद्धांत देश के शासन में क्या है, मौलिक है, और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का एक तरह से क्या होगा, कर्तव्य होगा। खैर इसका ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि 37, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरे तरफ सूची 2। तो देखिए भाषाओं का एक तरफ से उल्लेख किस में किया गया है, तो देखिए भाषाओं को उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, तो इसलिए ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद दल बदल निरोध अधिनियम, तो ये सभी लोग पता होगा, ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बी का क्या होगा, 1। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये सभी लोग पता होगी, 11वीं अनुसूची में है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी का क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद से भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, तो देखिए भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, इसलिए डी का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। डी का क्या है, 3rd। अब देखिए ए का 2 बी का 1 किस ऑप्शन में, तो देखिए ए का 2 बी का 1 ऑप्शन नंबर बी में, और इसी में सी का 4 है और डी का क्या है, 3rd, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें, प्रश्न संख्या 38। तो पहला कार्य राज्यसभा के सदस्यों का काल राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है, तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना आवश्यक है, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 35 वर्ष नहीं होना आवश्यक है, ठीक है। ये भी गलत, सॉरी ये भी क्या कथन क्या है, गलत है। और उसके बाद कह रहा है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, ये भी कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसके 1/4 सदस्य नहीं बल्कि 1/3 सदस्य, कितने, 1/3 सदस्य प्रति मतलब प्रति दूसरे वर्ष क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, मतलब एक तरह से विमुक्त होते हैं, पद मुक्त होते हैं, ठीक है। तो तीनों कथन क्या है, गलत है। अब देखिए पूछा क्या है, कौन सा कथन गलत है, अर्थात तीनों जब गलत है तो उपयुक्त सभी होगा, अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। ये कह रहा है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो देखिए भारत में जो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लिया गया था 1963 में लाया गया था। कब? 1963 में स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि ये लाने वाले कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। कौन? जेबी कृपलानी। ठीक है, एक दो जगह प्रश्न पूछा है कौन, ये जेबी कृपलानी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मुख्यमंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15%। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और देखिए, और जो आप लोग को आवाज़ स्लो लग रहा मतलब स्पीड में, तो इसको चाहें तो आप लोग स्पीड को तेज करके भी देख सकते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। अगला कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान किया गया ना, ये 243 के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत? 243 के। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ये जो 7वां संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से ना दो या दो से मतलब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। और ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य क्या है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य क्या है। यहाँ से हिंदी के 2-3 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो देखिए ये संयुक्त वाक्य, तो देखिए पहले संयुक्त वाक्य होता क्या है, तो देखिए जिन वाक्यों में ना दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान या एक तरह से कहा जाए तो उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द जैसे कि एव, अथवा या परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, मतलब अतः आदि से जुड़े होना, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखिए मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की, पर इसमें पर जो जुड़ा हुआ है ना, ये इसके वजह से क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, पर तुम नहीं आई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसके क्या है, सही है। अगला 44 कह रहा है कि रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कारक कौन सा है, तो देखिए इसमें ना अपादान कारक है कि क्योंकि पृथक होना या अलग होना एक तरह से ये अपादान कारक के अंतर्गत आता है। देखिए संज्ञा सर्वनाम के ना जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से अलग होने की तुलना करने का भाव होना, वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखें तो पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, नदी पहाड़ से निकलती है। इसी तरह से रमा विद्यालय से जाती है, अर्थात रमा विद्यालय से अलग हो रही है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे अपादान कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। तो ये कह रहा है कि माई ग्रैंड फादर वाज ए फार्मर एंड ही, यहाँ पे डैश डैश दिया है, इसको फिलअप करना है। और कह रहा है कि माई ग्रैंड फादर वाज ए फार्मर एंड ही 3 एकरेस ऑफ लैंड, तो इसके अंदर मतलब इस मतलब यहाँ पे जो डॉट डॉट दिया है यहाँ पे क्या करना, मतलब फिलअप करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ना, ग्रोन दिया है, कल्चर दिया है, और एडवांस दिया है या कल्टीवेटेड दिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कल्टीवेटेड होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द राइटर डिक्लेयर्स दैट चिल्ड्रेन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज ए क्रिमिनल एक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा रबिंग होगा, रोबिंग, ROBBING, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि देखिए इसको सॉल्व करने का ले दिया है, तो अगर जो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए ऐसे प्रश्न दिखते बहुत कठिन है लेकिन इसे होते बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए ये 1+, देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 और 2 1 मतलब 3 और 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको इसको हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, 1+1 अपान क्या हो जाएगा, ये 1+1 अपान 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व किए हैं। तो ठीक है, उसके बाद आगे ले जाएंगे तो 1+1 1+ और पुनः इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली इसका जो आंसर होगा ये 8/5 होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा पूरे तरह से, ये 8/5 होगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न कर रहा है कि एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किमी दूरी तय करता है, और यदि गति को 40 किमी प्रति आवर्स कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक समय लगेंगे। मूल गति
का 125% कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसका मूल गति निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद से जो मूल गति आएगा ना उसका 101 मतलब 125% उसका निकालेंगे। तो देखिए इसको फार्मूला होता है एक लगाने का, तो उसमें कुल दूरी कितना दिया है, 384 किलोमीटर दिया, डिस्टेंस हो जाएगा। और उसके बाद दो गति दिया है, ठीक है, यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति आवर्स और मतलब कम कर दिया जाता है, तो एक को देखिए, एक पहले गति को x मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, पहले को x मान लेंगे, दूसरे को x-16 मान लेंगे, ठीक है। और एक फार्मूला होता है जो दो गति दिया हो तो और समान डिस्टेंस हो तो एक मिनट, हाँ, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, S1 × S2/S1 - S2 और ये इंटू में होता है क्या, TD, ठीक है। जो TD क्या होता है, ये दूरी होता है एक तरह से, कितने मतलब कितनी बार चली गई ये दूरी, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा, ये कुल दूरी जो आएगा ना 64 किलोमीटर आएगा, और उस 64 का 125% लेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा 80%। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है तो सी की आय रुपये कितने में होगा। तो देखिए इसमें इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसका जो सही आंसर आएगा, क्योंकि लगाने में काफ़ी मतलब टाइम लग जाएगा इसको, तो इसको चूँकि जल्दी ख़त्म करना है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर डी में होगा 40,000। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न कर रहे हैं, एक आदमी 9 किमी पूर्व की ओर जाता है और उसके बाद 12 किलोमीटर दाएं की ओर जाता है, उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको, ऐसे प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं। पहला पूछा, कहा है क्या, एक आदमी 9 किमी पूर्व की ओर जाता है, तो सभी लोग दिशा जानते हैं, 9 किमी इधर पूर्व की ओर जाएगा, और कितना है ये 9 किमी, ठीक है। एक मिनट, हाँ, दिशा सभी लोग पता होगा, ये कितना है 9 किमी जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद करें, उसके बाद वो दाएं की ओर जाता है, 12 किलोमीटर दाएं की ओर जाता है, और जो दाएं मुड़ेगा तो ये 12 किलोमीटर ये हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा दाएं तरफ। और पुनः कह रहा है कि दाएं जाता है उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में, तो ये क्या है, ये बिंदु ए और सी के बीच के दूरी निकालना है, ठीक है। तो आप सभी लोग पाइथागोरस फार्मूले से क्या निकाल लेंगे, ये 9 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग आएगा 81 और 144, 81 और प्लस 144 आएगा, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 225 आएगा, 225, और ये AC स्क्वायर होता है, ठीक है। और AC बराबर कुल कितना आ जाएगा, इसका भी वर्गमूल ले लेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना, 15 मीटर आ जाएगा, सॉरी 15 किलोमीटर में दिया है तो 15 किलोमीटर होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। और एक मिनट, अगला प्रश्न है, 7:20 पर घड़ी के घंटे से मिनट, ये कह रहा है कि 7:20 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 11/2 यम, क्या है, यम 13 H, क्या है 13 H और प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा और जिसको सभी लोग वैल्यू रख दें 7 बजकर, तो देखिए आवर की जगह पर 7 रख दें और मिनट की जगह पर यहाँ पे m जो दिखा है ये मिनट दिया है, ठीक है, यहाँ पे मिनट रख दें और यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे, और निकालेंगे तो 100 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको रख के इस पर वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अगला करें, वह वेन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो एक तरह का रहा है लेखक, वकील और गायक। तो देखिए लेखक, वकील और गायक, तो देखिए लेखक जो है ना, वकील, लेखक जो है क्या है, वकील भी हो सकता है, और वकील जो है ये गायक भी हो सकता है, गायक जो दोनों हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, ये लेखक भी हो सकता है, ठीक है। और ये मतलब तीनों जो हैं, तीनों अलग दोनों मतलब जो और जो दो अलग पेशा है उसको भी ये अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये वकील भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, लेखक, वकील, गायक का ऑप्शन सी क्या है, सही है।
अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं? तो देखिए इसमें जो कुल आयत दिए गए हैं ना और जो गिनेंगे तो ये 36 आएगा। कितना? 36 आएगा। कितना आएगा? 36। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है, प्रश्न संख्या, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो ये भाब्रू लघु लघु शिलालेख है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। और उसके बाद है कि प्रश्न संख्या 55, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एलिफेंस्टस ने कहा था? तो इसका जो सही आंसर होगा ईश्वरी प्रसाद ने। कितने? ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। देखिए ब्रिटिश प्रशासक और इतिहासकार एक माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन ने पहली बार दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी अपरंपरागत नीतियाँ जैसे कि राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा के कारण उसे पागल या सनकी कहा था। ठीक है, बल्कि इस जबकि ईश्वरी प्रसाद ने इनको पागल मतलब एक तरह से अपने तरीके से बताया कि वो पागल या सनकी नहीं था। अगला प्रश्न है कि द से जान चुकी थी, द से जान चुकी थी शहर की काया बेजान थी। क्या है? द से जान जान जा चुकी थी, द से मतलब शरीर से, जान जा चुकी थी शहर की काया बेजान थी। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? तो देखिए ये कथन जो सा कहा गया है ना, ये कहा गया है अवध के विलय के बारे में। किससे? अवध के विलय के बारे में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है 57, ये कह रहा है कि किस युद्ध में बाबर ने मुसलमान पर लगने वाले तमगा किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की? तो ये खानवा का युद्ध था। किसमें? देखिए तमगा कर जो था ना, तमगा एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है ना कि एक प्रकार का चुंगी, ये मतलब एक तरह से प्रवेश या चुंगी कर था, जो अक्सर सल्तनत काल में ना मुस्लिम व्यापारियों को कभी कभी आम लोगों से क्या है लिया जाता था। और ये जब मुगल क्षेत्र में प्रवेश करते थे तो ये खानवा के युद्ध में क्या करे समाप्त कर दिया गया। और ये कब किया गया? तो देखिए 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के रांडा मतलब खानवा के बीच लड़ा किसके गया था? तो बाबर और मेवाड़ के रांडा सांगर के बीच लड़ा गया था। और बाबर ने ना अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए घोषणा किया था। अगला है 58 कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और एक तरह से इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या आया था? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी सबसे पहले। कब हुआ था? ये 20 जनवरी 1817 को। कब? 20 जनवरी ये 1817 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एडम की रिपोर्ट। तो देखिए एडम की रिपोर्ट कब आया था? तो 1835 से 38 के बीच में। कब से कब? तो 1835 से लेके 1838 के बीच में आया था। ठीक है, एडम की रिपोर्ट। और उसके बाद कह रहा है कि कोलकाता विश्वविद्यालय, तो देखिए कोलकाता विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी ये 1857 में हुआ था। कब? 1857। और उसके बाद से वुड डिस्पैच तो ये 1854 में आया था। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? 4 होगा क्योंकि 1817 है। तो उसके बाद से क्या आएगा? 4 के बाद से 3 आएगा क्योंकि ये एडम की रिपोर्ट जो 1835 से 38 तक था, अर्थात 4 3, उसके बाद 4 3 1 क्योंकि वो डिस्पैच 1854 था। 4 3 1 2, 4 3 1 2, हाँ 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है 4 3 1 2, इसलिए ऑप्शन बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 59, तो ये कह रहा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो देखिए इसमें जो लखनऊ समझौता हुआ, आप सभी लोग पता 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में महत्वपूर्ण एक तरह से समझौता हुआ था। और इसमें जो जो महत्वपूर्ण घातक सिद्ध हुआ ना, कांग्रेसों द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ था। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। और देखिए अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए अंतरिम सरकार की जो गठन की घोषणा की गई थी ये 24 अगस्त 1946 को। कब? 24 अगस्त 1946, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है। उसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है?
तो देखिए गुप्त काल के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है मृच्छकटिकम के नामक ग्रंथ से मिलती है। और मृच्छकटिकम जो है ना, ये एक प्रश्न पूछता है किसके द्वारा लिखा गया था। ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। किसके? ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, ठीक है। और यहाँ पे देखें मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार और पूछने की संभावना है। कौन सी किताब किसके द्वारा लिखा गया था? गार्गी संहिता। तो ये प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। और ये ना किसके बारे में बताता है? तो ये यौवन आक्रमणों और कुछ वंशों के बारे में बताता है। तरंगड़ी किसने लिखा था? तो ये कल्हड़ ने लिखा था। तो इसके लिए ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था, बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था, ये भी क्या सही है। मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। और इसमें बल्कि मौलाना आज़ाद भाग नहीं लिए थे, इसलिए तीनों तीनों 1 2 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज। अच्छा देखिए एक मिनट, इसको देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 तो दिया है। अगर जो ये दिया होता 1 2 3 4, ये भी क्या होता? सही होता, क्योंकि इसमें मदन मोहन सॉरी मौलाना आज़ाद ने भी। एक मिनट, नहीं नहीं ठीक है। महात्मा गांधी भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था, अर्थात 1 2 3 ये तीनों लोगों ने भाग लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। देखिए महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक मतलब एकमात्र अधिक प्रतिनिधि थे। सरोजिनी नायडू इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व के तौर पर भाग लिया था। और ये जो मदन मोहन मालवीय हैं, इन्होंने अपने निजी तौर पर इस सम्मेलन में भाग लिया था। मौलाना आजाद इसमें भाग नहीं लिए थे, इसलिए ऑप्शन डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 63। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो देखिए अभिधम्म पिटक की जो रचना की गई थी ना, ये तृतीय बौद्ध संगति के दौरान किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? तो देखिए अकबर द्वारा जो जजिया कर की समाप्ति हुई थी ना, ये 1564 में हुआ था, बिल्कुल सही है। दीन इलाही की स्थापना कब हुआ था? तो 1582 में, ये भी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है महजरनामा 1578। तो देखिए महजरनामा ये क्या है? गलत है, ठीक है। क्योंकि ये गलत इसलिए है कि महाजरनामा जो जारी किया गया था ना 1578 में नहीं, बल्कि 1579 में जारी किया गया था, ठीक है। तीसरा कथन क्या है? गलत है, और ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा। उसके बाद कर तीर्थयात्री कर समाप्ति थी 1563 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वातपी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो देखिए वातपी कोंड की जो उपाधि जो है ना, ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा मतलब उपाधि मतलब धारण किया गया था। वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम, अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है। उसके बाद कर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कहाँ की थी? तो आप सभी लोग पता होगा कि बलिया में समानांतर सरकार गया था, तामलुक में भी, सतारा में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा समय तक जो रहने वाला मतलब समानांतर सरकार था, ये सतारा का था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला है कि आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो देखिए आयरलैंड का ना जो ब्रिटेन में सम्मिलित किया गया था, ये 1801 में। कब? 1801 में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है नीपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो देखिए नीपक आंदोलन के जो प्रणेता थे ये दादू दयाल थे, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69। कह रहा है निम्न में से कौन सबसे अधिक मृदु है? निम्न में से कौन सबसे अधिक मृदु मतलब एक तरह से सॉफ्ट है, सबसे मुलायम कौन है? तो देखिए सबसे मुलायम जो होता है ना, इसमें जो ऑप्शन दिया है कापर दिया है, सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन, तो सबसे जो मुलायम है सोडियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। देखिए इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से और जो काटना चाहें तो काट सकते हैं, और कापर को, एल्युमिनियम का, आयरन को चाकू से नहीं काट सकते हैं। उसके बाद 70 प्रश्न का रहा है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम अस्थायी उत्पाद होता है ना, इसमें क्या दिया है?
स्टार्च, सुक्रोज, फास्फोग्लाइसोलेसिक अम्ल या ग्लूकोज। तो देखिए प्रथम उत्पाद के तौर पर देखा जाना तो फास्फोग्लाइसेसिक अम्ल होता है। क्या होता है? फास्फोग्लाइसेसिक अम्ल होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहे हैं पौधे का आर्द्रपतन या आर्द्रगलन रोग। पौधे का आर्द्रपतन या आर्द्रगलन रोग किसके कारण होता है? तो ये पौधे का जो आर्द्रपतन या आर्द्रगलन रोग होता है ना, ये होता है आपका पीविथियम डिवेरेनियम के कारण। किसके कारण? ऑप्शन ए में दे दिए जो दिया है, पीथियम डिवेरेनम के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि वर्षा रोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण का कारण क्या है? तो इसका जो कारण होता है, प्रश्न संख्या 72, पृष्ठ तनाव, श्यानता, विशिष्ट गुरुत्व या लोच। तो देखिए वर्षारोधी और कोट और टेंट बनाने वाले सामग्री का जल रोधक गुण न मुख्य रूप से पृष्ठ तनाव के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर केवल एक सही होगा, केवल वन, क्योंकि इसी में दिया है पृष्ठ तनाव। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें एक साथ चिपकी रहती हैं और सामग्री के छोटे छेदों से होकर नहीं गुजर पाती, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। और अगला है अल्कोहल का रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो अल्कोहल का सभी लोग जानते हैं कि रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है C6H5OH, C6H5OH, इसलिए ऑप्शन बी क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और इसमें देखिए पहला कह रहा है ना कि विटामिन B7, तो विटामिन B7 किसे? तो देखिए विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। किसको रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। ये भी प्रश्न एक दो बार कई बार पूछा जा चुका है। और इससे ना इस कमी से ना बाल झड़ने लगते हैं, इस कमी से क्या होते हैं? बाल झड़ने लगते हैं, अर्थात ए का क्या हो जाएगा? थर्ड होगा। ए का देखिए थर्ड हो रहा है। उसके बाद कह रहा है विटामिन B12, तो B12 इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसको रासायनिक नाम क्या है? एक मिनट, साइनो सॉरी एक कहाँ गया, इसको कहा जाता है साइनोकोबालामिन, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से ना ये एक तरह से अरक्तता या घातक अरक्तता रक्त मतलब एक तरह से यूँ कहा जाए कि अरक्तता होता है तुम, ठीक है। तो इसलिए बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी का देखिए 1 है। उसके बाद विटामिन ई, तो विटामिन ई को टोकोफेराल कहा जाता है, इसको टोकोफेराल। विटामिन ई को क्या है? टोकोफेराल है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो बांझपन रोग उत्पन्न होता है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? ई का क्या हो जाएगा? सी का क्या होगा? 4। अब देखिए सी का क्या है? 4। अब लास्ट बचा है विटामिन के, एक ही बचा है कि रक्त के थक्का जमने में, तो विटामिन के को आप सभी लोगों को तो फाइनोकोबालमिन कहा जाता है, फाइलो फाइलोक्विनोन कहा जाता है, ठीक है। और इसे थक्का जमने, रक्त के जो थक्का जमने में मदद मिलती है, अर्थात इसलिए डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए ए का थर्ड, बी का 1, ए का थर्ड, बी का 1 किस ऑप्शन में दिया है? ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। क्या है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और ये निम्न में से किसका वहन करता है? तो ये वहन करता है किसका? ऑक्सीजन का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला कह रहा है हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स क्या होते हैं? तो देखिए हेलोफाइट ना वो पौधा होता है जो लौड़ों वाली मिट्टी पर उगते हैं। किसमें? जो लौड़ों वाली मिट्टी पर उगते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच की जो कार्यकारी आकर्षण बल को ना कहा जाता है क्या? उसको ससंजक बल कहा जाता है। किसको? क्या? ससंजक बल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78, ये कह रहा है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो देखिए छाया में जो पौधे पनपते हैं उनको कहा जाता है सीओफाइट। छाया में पनपने वाले पौधों क्या कहते हैं? सीओफाइट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। और उसमें कह रहा है ये जो ऑप्शन ए में दे दिया है हेलोफाइट, तो ये होता है हेलोफाइट ना, ये उच्च लवणता वाली मिट्टी में पानी में उगते हैं। उच्च लवणता, ये उच्च लवणता वाले मिट्टी पानी में उगते हैं, ठीक है। और एक दिया है क्या? ये हेलोफाइट, एक मिनट,
हाँ, ये तो हेलोफाइट है ही। उसके बाद एक दिया ना लिथोफाइट। तो लिथोफाइट वे पौधे होते हैं ना जो चट्टान या पत्थरों की सतह पर या उनकी दरारों में उगते हैं, जहाँ मिट्टी की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, वो लिथोफाइट होते हैं जो पत्थरों पर उगते हैं। और एक जो दिया है पस्मोफाइट। देखिए वे पौधे जो रेतीली मिट्टी या रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं, वे पस्मोफाइट्स कहलाते हैं। रेगिस्तान के लिए, रेगिस्तान में जो उगते हैं, ये पस्मोफाइट्स कहलाते हैं। अगला है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या उपयुक्त सभी। मनुष्य में मादा जनन अंग से, तो देखिए मादा प्रजनन प्रणाली ने कई हार्मोन का एक तरह से उत्पादित करती है। इससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय द्वारा उत्पादित एक तरह से मुख्य हार्मोन होता है। और ये मासिक धर्म चक्र और द्वितीयक यौन विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रिलैक्सेशन भी गर्भावस्था के दौरान मतलब निकाल हार्मोन्स जारी होता है। तो इस उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला कह रहा है गैसोहाल का मिश्रण होता है। तो देखिए गैसोहाल में जो होता है ना, ये होता है 90% पेट्रोल होता है और 10% क्या होता है? एल्कोहल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1, दूसरे तरफ सूची 2। तो अमीटर किससे सुमेलित होगा? तो देखिए अमीटर विद्युत से सुमेलित है। तो अमीटर क्या है? विद्युत। ए का थर्ड है। अब देखिए ए का क्या है? थर्ड है। उसके बाद कह रहा है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के अंतर्गत सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, अर्थात बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी का क्या है? 4 है। उसके बाद बैरोमीटर, बैरोमीटर से दाब नापा जाता है, अर्थात सी का क्या है? 1 है। सी का क्या है? 1 है। और उसके बाद वाट, तो वाट से की मात्रक जो होता है शक्ति होता है, अर्थात डी का क्या हो जाएगा? 2। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो देखिए ये सुक्रोज जो है ना, ये मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला कह रहा है लार का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए लार का जो पीएच मान होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। लार जो है ना, सामान्यतः पीएच मान इसका आमतौर पर लगभग 6.2 से लगभग 7.6 के बीच होता है। ठीक है, और इसका औसत देखा जाना चाहिए 6.5 के मतलब आसपास आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ये होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है कि कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है क्या? तो देखिए ये उत्सर्जित जो करता है गामा किरण है। ये गामा किरण उत्सर्जित करता है, इसलिए ऑप्शन ये चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है निम्न में से कौन सा गुण कैथोड कीड़ों का गुण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखिए कैथोड किरण अदृश्य होते हैं, बिल्कुल सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी क्या है? सही है। कैथोड कीड़ों के बारे में पूछा है और इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, तो ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि इसकी वेदन क्षमता उच्च नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां गुना होता है, ये भी कथन क्या है? सही है। अर्थात ये जो सी दे दिया इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, ये कथन क्या है? गलत है, इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है 87 कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नोटाइट, तो देखिए कार्नोटाइट जो है ना, ये यूरेनियम का अयस्क है। किसका? यूरेनियम का। कार्नेटाइट यूरेनियम का क्या है? अयस्क है। यूरेनियम का एक और अयस्क होता है, क्या है? कार्नेटाइट के साथ साथ क्या होता है? वेनेडियम। क्या होता है? एक मिनट, हाँ, वेनेडियम होता है। क्या होता है? वेनेडियम। ये भी यूरेनियम का ही अयस्क होता है। उसके बाद कह रहा है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो देखिए विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है, सभी लोग पता है, ये फैराडे होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो देखिए मिड डे मील योजना की जो मतलब शुरुआत है, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कब किया गया था? तो ये 15 अगस्त
1995 को। कब? 1995 को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? तो इसमें पहला दे रहा है कि विजय केलकर समिति, और उसके बाद से सुरेश तेंदुलकर समिति, और उसके बाद लकड़वाला समिति। तो देखिए ये लकड़वाला समिति कब आया था? कि 1993 में ये भारत में निर्धनता से संबंधित है। और सुरेश तेंदुलकर समिति कब आया था? कि 2005 में गठित की गई थी और ये भी भारत की निर्धनता से संबंधित है। जबकि ये विजय केलकर समिति है ना, ये निर्धनता से संबंधित नहीं है बल्कि जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, अर्थात बी और सी जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है 91। ये कह रहा है कि भारत में आयकर है। भारत में आयकर क्या है? तो देखिए भारत में आयकर होता है ना प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। देखिए ये प्रत्यक्ष तो सभी लोग पता है कि सब जिस पे टैक्स लगाए तो वही देगा, लेकिन प्रगतिशील का मतलब ये होता है ना कि यह प्रगतिशील एक कर प्रणाली होता है, जिसका अर्थ होता है ना कि व्यक्तियों की आय बढ़ने के साथ साथ ना कर की दरों में भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इसके बाद कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए इसमें शामिल किया जाता है निजी प्रेषण शामिल किया जाता है, वाय ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति शामिल किया जाता है, वाय अनुदान ये भी शामिल किया जाता है, बल्कि विदेशी निवासियों की आय जो है ना ये जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं बहादुरी जीत और गौरव निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए होला मोहल्ला जो मनाया जाता है ये पंजाब में मनाया जाता है। कब? कहाँ पे? पंजाब में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। और देखिए होला मोहल्ला एक वार्षिक सिख त्यौहार है, इसे पंजाब राज्य में ना होली के एक दिन बाद मनाया जाता है। और ये त्यौहार ना एक तरह से 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1701 में, कब? तो ये 1701 में शुरू किया गया था। अगला है कि लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? क्या है? लव स्मैश और सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिए लव स्मैश सर्विस शब्द का जो प्रयोग है ना ये लॉन टेनिस में किया जाता है। किसमें? लॉन टेनिस में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व रक्तदान जो दिवस है ये मनाया जाता है आपको 14 मई को। कब? सॉरी 14 मई नहीं, 14 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो देखिए पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न 97। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट के लेखक कौन है? तो इसके जो राइटर है के दत्ता हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पुस्तक के लेखक के दत्ता हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। 98 प्रश्न कर रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए कुचिपुड़ी जो कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है ना ये आंध्र प्रदेश का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है 99 प्रश्न है पीएम कुसुम योजना संबंधित है। तो देखिए पीएम कुसुम योजना जो संबंधित है ना ये कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो देखिए गॉटफ्रीड हैबरल ने, किसने? ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है गॉटफ्रीड हैबरलर ने अवसर लागत सिद्धांत दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। देखिए और ये इसमें 100 प्रश्न थे, इसमें हम लोग 100 प्रश्न पूरा देख चुके हैं, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। और अगर जो आवाज़ आप लोग स्लो लग रहा होगा तो इसको स्पीड बढ़ा के आप लोग देख सकते हैं। और कोई ज़रूरी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।